नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। दरअसल नीतीश के पलट जाने के बाद या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के इंडिया का साथ छोड़ एनडीए में चले जाने के बाद इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है कि आखिर इंडिया गठबंधन में इस टूट का जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई और इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश और बिहार से थी, यानी हिंदी पट्टी की ये दो बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य जहां से इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि अगर यहां पर उसने एनडीए का रास्ता रोक दिया तो निश्चित तौर पर सफलता एक बार फिर से उसके हाथ में होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही है और खास तौर से एनडीए के खेमे में बात काफी आगे तक निकल चुकी है। तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में लोग जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर बीते 6 महीने से लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को यह उम्मीद थी कि शायद प्राण प्रतिष्ठा समारोह खत्म होते होते इंडिया गठबंधन में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाएगी, सीटों का बंटवारा हो जाएगा और कोई एक साझा कार्यक्रम लेकर के पूरे देश भर में एक माहौल बनाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अचानक से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खत्म होते ठीक उसके अगले ही दिन से बिहार में एक नई हलचल पैदा हुई, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश तक देखा जा रहा है, या यूं कहें कि पूरे इंडिया गठबंधन के वजूद पर देखा जा रहा है। उसके बाद से सियासी हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा बेहद गर्म हो गई है कि आखिर इंडिया गठबंधन एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है और जो लगातार टूट हो रही है, जो आपस में मनमुटाव की खबरें आ रही है, उसके लिए दरअसल किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। तो कुछ जानकारों का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ठीक तौर पर अपनी जिम्मेदारी को नहीं दिया है, क्योंकि उनकी पहल पर ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी बेहद चालाकी से सब कुछ खुद हथियाना चाहती है। जिस वक्त ममता बनर्जी के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक तरीके से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के आगे रखा गया, कहा जा रहा है कि उस वक्त से ही नीतीश कुमार नाराज नजर आने लगे थे। उनको लग रहा था कि उनके जो सपने हैं उस पर पानी फिर रहा है और कांग्रेस पार्टी पहले ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर अपने उम्मीदवार का नाम आगे बढ़ा रही है और एक तरीके से जो बाकी दावेदार हैं उनके नाम को पीछे ढकेला जा रहा है। कुछ इसी तरीके की तकरार हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी देखी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में वो पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रही है और कह रही कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तमाम तरीके की बातें हो रही है। इस सब के बीच सभी जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल है वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ही असल में जिम्मेदार है या क्षेत्रीय दलों की जो अपनी अति महत्वाकांक्षाएं हैं, दरअसल वो इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि मोदी के रथ को रोकने के लिए जो एक साझा कार्यक्रम तय हुआ था उससे पीछे हट रही हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और नमस्कार। और तमजीद अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तमजीद साहब, 2 दिन से लगातार बयान जो हम टीवी चैनल्स पर और अखबारों में देख रहे हैं, तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो इस तकरार के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बेहद ही चालाकी से इस पूरे गठबंधन को एक तरीके से अपना बताने की कोशिश कर रही है और जो दावेदारी है वो प्रधानमंत्री पद को लेकर के वो पहले से ही अपने आप को बता रही कि जो भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। और जिस वक्त ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाया, दरअसल जो दरार की जो बुनियाद थी, नींव थी, जो वहीं से शुरू हो गई थी, वहीं से उसकी शुरुआत हो गई थी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप बड़ा दल होने के नाते, पूरे राष्ट्रव्यापी दल होने के नाते आपको क्षेत्रीय दलों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर आपका देश में जनाधार होगा लेकिन अपने अपने इलाकों में क्षेत्रीय दल भी कमजोर नहीं है। माना जी नमस्कार। देखिए, पता नहीं कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है माना जी, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि जब से ये इंडिया घटक दल या गठबंधन बना है तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा कोशिश रही कि सबको उसे साथ में लेके चलना है। कांग्रेस पार्टी, आपने खुद ही कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब नाम बढ़ाया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद मना किया कि नहीं, मेरा नाम नहीं। राहुल जी ने जब भी स्टेटमेंट दिए, जब भी उनका
साक्षात्कार हुआ, आपने सुना होगा, राहुल जी ने यही कहा कि जब एमपी जीत के आएंगे तो एमपी विल फाइनलाइज हु विल बी द पीएम ऑफ इंडिया। तो ना तो कांग्रेस पार्टी की कोई महत्वाकांक्षा है, ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई नाम है। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि अब ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बन चुका है मानस जी, कि अगर किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी ऐसे विपक्षी दल के नेता के घर अगर बारिश भी होती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ने लगती है तो कहते हैं कांग्रेस की वजह से गर्मी पड़ रही है। आपने एक भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान भी सुना होगा, मैं हंसी मजाक में नहीं कह रहा हूँ, एक बयान भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादा बच्चे हो गए, इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। तो अब आप समझिए कि स्थिति क्या हो रखी है कि लोग ज्यादा बच्चे होने पे भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी भूमिका समझ रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से इस चीज को लेके समझ रही है कि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी है और हम उसको निर्वहन करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब नीतीश जी की अगर बात कर रहे हो तो नीतीश जी को देखिए, वो तो वैसे भी पॉलिटिकल रूप से उनको एक तरह से उनको एक्सेप्टेंस मिल गई है समाज के अंदर कि ये एक ऐसे आदमी है कि ये कल को हो सकता है फिर छोड़ के इंडिया घटक दल में चले आए। तो उनका कोई पॉलिटिकल अब स्टैंड रह नहीं गया है। अभी वही कल मैं एक बात सुन रहा था, कोई कोई बता रहा था कि शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार जी जब राजभवन से बाहर निकले तो अपना मफलर छूट गए थे, राजभवन में उनका छूट गया था। तो वापस लेने के लिए जब राजभवन पहुंचे राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल ने कहा नीतीश जी इस बार एक ही दिन में, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपना मफलर लेने आया हूँ। तो मतलब उनकी इमेज इस वक्त ये हो रखी है नीतीश कुमार की कि उनका कोई जो सीरियस एक पॉलिटिकल जो इमेज थी वो पूरी तरीके से टारनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और उनका एक्सेप्टेंस भी वैसा हो चुका है कि चलिए ये तो कभी कहीं पे भी हो सकता है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और पूरी कोशिश की इंडिया घटक दल ने, हर तरह से त्याग किया, हर तरह से कोशिश की कि नीतीश जी रुके। लेकिन चूंकि नीतीश जी है, अब उनको जाना है, अब इसके लिए वो कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए नीतीश जी को। तो कांग्रेस आसान चाह रहा है, टारगेट कर दो तो हो सकता है कि मामला बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग समझ रहे हैं, नीतीश जी को भी लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री पद पाने की इच्छा जाहिर की, ना तो कोई महत्वाकांक्षा जाहिर की। अलबत्ता जब भी नाम आया कांग्रेस पार्टी ने उसको उससे किनारा ही किया। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मानस जी बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस देश के संविधान को, एकता, अखंडता, सेक्युलरिज्म को बचाने की संदीप लड़ाई साहब, लड़ रहे हैं। कहा जी कहा ये जा रहा है कि आप खुद बयान नहीं देते हैं, दरअसल आप दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। आप ममता बनर्जी के जरिए नीतीश को पीछे कर देते हैं, आप नीतीश के जरिए ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी को ढकेल देते हैं पीछे। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, दरअसल ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो आपको एक तरीके से खतरा मान रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेहद चालाकी के साथ बाकी क्षेत्रीय दलों के सहारे अपना किला मजबूत कर लिए और बाद में जो तमाम दावेदार जो उम्मीद लगाए बैठे कि उनको भी अगर सरकार बनती है तो उनको भी कुछ अगर मिलेगा, तो उनको पहले ही आप उनकी गुंजाइश ही खत्म कर दे रहे हैं। नहीं मानस जी, एक बात देखिए, अब आप लोग पता नहीं कैसे इस तरह का बयानों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने भी केसी त्यागी का यह बयान सुना, लेकिन मानस जी आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी क्या कोई ऐसी राजनीति है कि उनका कोई इस्तेमाल कर सकता है? और कांग्रेस पार्टी ये सोच भी सकती है? आप लोग कैसे सोच सकते हो? तो केसी त्यागी जी को ऐसे बचकाने बयानों से बचना चाहिए। ठीक है वो छोड़ के चले गए, ये अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी इतनी सीनियर लीडर है, उनकी खुद की एक समझ है, उनको कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करके ऐसे बयान दिला सकती है। अच्छा चलिए, हमने बयान दिलाया था ममता बनर्जी से, तो फिर हम इनकार क्यों करते? हमको तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। देखिए इस चीजों को समझना पड़ेगा मानस जी, बेहद ही बेहुदा और बेहद ही बचकाना बयान है केसी त्यागी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान ममता बनर्जी से दिलवाएगी, अरविंद केजरीवाल से दिलवाएगी। और वही ममता बनर्जी, अभी आप लोग खुद नोट कर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर है, पूरा सम्मान है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन शायद न हो वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक तरफ हम आप लोग कह रहे हैं या केसी त्यागी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारे कहने से नाम बढ़ा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, एक तरफ वो खुद कह रही है कि हम गठबंधन शायद ना कर पाए। तो ये सब आपस में ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। केसी त्यागी जी को इतने सीनियर लीडर है, वयोवृद्ध नेता है, लेकिन इस तरीके के बचकाने बयान देने से बचना चाहिए। ठीक है उन्हें एनडीए से प्रेम था, उनको मोदी जी से प्रेम था, अमित शाह जी से प्रेम था, वो एक अलग विषय है। ठीक है वो जाए, वो एक अलग विषय है, उनकी अपनी लोकतंत्र में उनका अपना अधिकार है फैसले लेने का। लेकिन इस तरह का आरोप कम से कम कांग्रेस पार्टी में ना लगाए, जिसका एक्सेप्टेंस कहीं नहीं हो सकता है। कि आप बता रहे ममता बनर्जी का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है, अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है, कौन मानेगा महाराज जी इस बात को? आप ही बताइए। इतनी सीनियर लीडर है, कितनी बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, हम उनको कुछ कह देंगे बोलने के लिए, वो बोलने लगेगी, कौन मान सकता है महाराज जी इस बात का? अच्छा अच्छा, चलिए मनोज मनोज यादव जी से पूछ लेते हैं। मनोज जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपको क्या लग रहा है कि जो इंडिया के घटक दल जो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत चालाकी से क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल कर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बाद में क्या करेगी कांग्रेस, ये बहुत आशान्वित नहीं है। तो मनोज जी, समाजवादी पार्टी का क्या तजुर्बा है और आप क्या मानते हैं? देखिए
अलायंस में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण घटक दल है। और महत्वपूर्ण शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि सबसे ज्यादा सीटों पे कांग्रेस को ही लड़ना है और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट अगर इंडिया अलायंस में किसी दल का होना चाहिए तो वो एक कांग्रेस, दूसरा समाजवादी पार्टी। इन दो दलों का अगर स्ट्राइक रेट बेहतर होगा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि मोदी सरकार नहीं बनने वाली। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के और देश को लेके चिंतित है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो इंटरनल मैटर पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी महसूस कर रही है कि जो लोकतंत्र को बचाने की, जो हमारे संवैधानिक ढांचे को खत्म करने का षड्यंत्र आरएसएस रच रहा है, उसमें उस लड़ाई में कांग्रेस पूरा साथ इंडिया अलायंस के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण घटक दल के रूप में निश्चित ही देगी। कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि नीतीश जी का ना तो प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना था, ना नीतीश जी का संयोजक बनने का सपना था। नीतीश जी शिकार हो गए बीजेपी के स्लीपर सेलों के। और स्लीपर सेल कौन? जिन अपने प्रयासों से, अपने अथक प्रयासों से जाति सर्वे करवाया, बीजेपी ने इस बात को हजम नहीं किया। 75% आरक्षण जो बिहार में लागू हुआ, ये आरएसएस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसी दिन से इस बात की चर्चा हो गई, इसी तरीके से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन तोड़ा जाए। उसके लिए तमाम तरीके की टीमें लगाई गई, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें उनके कुछ विधायक हैं, जिन्होंने जो बीजेपी के स्लीपर सेल के रूप में जेडीयू में, और ये तो आपको पता है 16 साल जिस दल से उनका गठबंधन रहा है, उसके कितने लोग उनके साथ होंगे, कितनी वैचारिका के साथ उनके साथ रहे होंगे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जेडीयू ने क्या किया है और वो क्यों किया है। हम सब तो इस बात को लेकर चिंतित हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात को कह सकता हूं कि हमारी पहली पसंद नीतीश कुमार जी थे प्रधानमंत्री के। समाजवादी पार्टी की पहली पसंद थे कि वो अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो पहला हमारा नाम होगा वो नीतीश कुमार जी का होगा। तो हम लोग तो तैयार थे। नीतीश जी चले गए तो नीतीश जी चले नहीं गए, नीतीश जी को अलग किया गया कि जाति जनगणना कैसे नीतीश जी ने आरजेडी के दबाव में करा दी, इतनी भर्तियां, सरकारी नौकरियां कैसे नीतीश जी ने दे दी। उसमें किसका लाभ हुआ? उसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, बेरोजगारों का, नौजवान उन युवाओं का जो अगड़े वर्ग से आते हैं और गरीब घर से आते हैं, मध्यम वर्गीय घर से आते हैं, उनका फायदा हुआ। किसी अंबानी का बेटा बिहार में क्या शिक्षक की नौकरी करने आया क्या? मानस जी आप बता सकते हैं? किसी ब्यूरोक्रेट्स का बेटा क्या वहां पे मास्टर बनने गया है क्या? वो तो नहीं गया। ना तो किसी पूंजीपति का बेटा वहां पे मास्टर बनने गया। ये जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के चारों तरफ के जो नौजवान हैं, जो छोटे वर्ग से आते हैं, जिनके माँ बाप एक छोटा काम काज करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, वो अपना जो जीवन सुधारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके उनके लिए वो नौकरियां थी और उन्हीं को मिली। बीजेपी के कई लोगों को नौकरियां मिली। हमारे आपके साथ एक बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, उनका याद मुझे ओल्ड सिंह साहब हैं, उनकी बेटी को नौकरी बिहार में सोचिए शिक्षा विभाग में मिली, टीचर बनी वो। एसएन सिंह नाम है उनका। उन्होंने खुद पोस्ट डाली और ट्रोल भी हुए कि योगी आदित्यनाथ ने उनकी बेटी को जॉब नहीं दे पाए और वो बिहार में जाके टीचर बनी। तो ये एक षड्यंत्र था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और आज कह देने से नहीं कटिबद्ध है। समाजवादियों ने कांग्रेस का साथ हमेशा दिया, चाहे 10 साल की यूपीए की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की गिरती हुई सरकार हो, या कांग्रेस को जब जरूरत पड़ी हो इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, तो समाजवादी पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस की मदद की। हमने कभी कांग्रेस को धोखा नहीं दिया। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इस गठबंधन को, इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाएगा और बेहतर तरीके से हम बीजेपी को हरा पाएंगे। एक निराशा है मानस जी इस बात को, और बड़ी महत्वपूर्ण बात को मैं कह रहा हूं। मीडिया के द्वारा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि निराशा है लोगों में कि अरे नीतीश जी चले गए, वो तो खत्म हो गया। 28 दल थे, बिल्कुल मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूं। 28 दल थे, 27 अभी भी हैं, एक दल चला गया।
उसके हिस्से की सीटें थी 17 में से वो कितने जीतते, ये परिस्थितियां समय काल बताता। तो अभी इंडिया अलायंस की ताकत इतनी कम नहीं हुई है कि हम निराश हो। आने वाले समय में इसमें बेहतर होगा। और एक बात कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, इंडिया अलायंस में पूरी ताकत से तैयारी हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या किसी अन्य स्टेट में। राहुल गांधी ऑन द वे है, राहुल गांधी जमीन पे है ना, राहुल गांधी कहीं एसी के कमरे में तो बैठे नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पूरा पूरा कुनबा हर दिन राजनीतिक पूरी अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करने में लगा है। हमारे पीडीए की जन पंचायत चल रही है, गांव गांव पंचायतें हो रही हैं, गांव गांव हमारे नेता, हमारे संगठन के लोग जाके जनता से संवाद कर रहे हैं। और सीट शेयरिंग वाली बात, हमने 11 सीटें दी हैं, बातचीत हमारे नेतृत्व की चल रही है। अगर कुछ और बढ़नी घटनी होंगी तो वो भी गड़बड़ जाएंगी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। आरएलडी लगातार काम कर रही है, अपना दल कमेरावादी लगातार काम कर रही है, रावण जी की पार्टी लगातार काम कर रही है। हम कहां बैठे हैं? उल्टे आप ये पूछो, भाजपा का प्रवक्ता तो यहाँ है नहीं, वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो तो सरकारी तंत्र की व्यवस्था इस्तेमाल करके वो सरकार का रथ, सरकार के पैसे से रथ घुमा रहे हैं, उससे भी कुछ होने वाला नहीं। हाँ, कुछ घुसखोरिया टाइप के, घुसखोरिया मतलब घूस लेना भी नहीं, घुस देना भी होता है, कुछ घुसखोरिया स्कीम चला के बीजेपी अपने आप को बड़ा सुपर पावर समझने की कोशिश कर रही है। उठा के पटकेंगे, पॉलिटिकल पटकनी इनको देंगे, इसमें दो राय नहीं मानस जी। आने वाले समय में देख लीजिएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश हराएंगे मोदी को, इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई शक और शुबहा नहीं है। जिनको ये गुमान है कि मोदी बड़े भगवान हैं, वो उनको गुमान, उनको मुबारक हो। हम अपनी ताकत जानते हैं और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ कांग्रेस, आरएलडी, कमेरावादी और सबके साथ चुनाव लड़ेंगे और इस आताताई सरकार को हटाएंगे, झुटले पिछड़े प्रधानमंत्री को हटाएंगे। चलिए, अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल जी, सवाल वही आपसे भी है कि जिस तरीके से ये टूट हुई, नीतीश कुमार अलग हुए या अलग अलग क्षेत्रीय दल के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उनके मुखिया या प्रमुख नेताओं के सब ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रहे हैं। आपकी नजर में क्या विश्लेषण है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या क्षेत्रीय दलों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज्यादा है, या उनका कांग्रेस चूंकि एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, तो एक अविश्वास की भावना है? आखिर वजह क्या है कि कभी ममता बनर्जी की तरफ से, कभी केजरीवाल की तरफ से आवाज उठती है और अब तो नीतीश कुमार तो अलग ही हो चुके हैं? देखिए मानस जी, क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, होती हैं, हमेशा रहेंगी। लेकिन कांग्रेस को जो उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम करना चाहिए था, वो लग नहीं रहा कि हो पा रहा है। और जैसा प्रतीत हो रहा है, नीतीश कुमार जी के जाने से सिर्फ बिहार की राजनीति पे नहीं, यूपी की राजनीति पे भी इम्पैक्ट आएगा। यूपी की कुछ सीटों पे भी आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। मेरा मानना ये है कि ये कांग्रेस की न्याय यात्रा जो है इम्फाल से शुरू होनी चाहिए थी। इसमें जितने भी इनके गठबंधन, इंडी गठबंधन के नेता हैं, सबको वहां मौजूद रहना चाहिए था, एक साथ चलना चाहिए था। हर राज्य में जहां ये जा रहे हैं, वहां इनके गठबंधन के नेताओं को मौजूद रह के पब्लिक को ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि हाँ, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग एक साथ चल रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा कि सभा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस की 11 सीटें डिक्लेयर हो गई, अभी हम और भी डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अब कल 31 जनवरी आ जाएगा। अगर अभी 100 दिन भी चुनाव के नहीं बचे हैं, कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, पब्लिक को ये तो बताया जा रहा है कि बीजेपी की नीतियां गलत है, हम इनका विरोध करेंगे। लेकिन इनके विरोध में हम क्या करेंगे, हमारी क्या नीतियां होंगी, हम आपको कैसे और अच्छा वातावरण दे पाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, वो चीजें अभी कहीं होती नहीं दिख रही। अभी सरकार अपना इंटरिम बजट लाएगी परसों, उस बजट में जब वो चीजें आएंगी तो कहा जाएगा ये लोक लुभावन नीतियां हैं, ये सरकार इलेक्शन में जा रही है तो ऐसा कर रही है। लेकिन सरकार के पास वो ऑप्शन मौजूद है, और वो जब नीतियां आएंगी तो सरकार उनको भी लेके लोगों तक जाएगी। जैसा कि मेरे सुनने में आ रहा है, यूपी में जिन सीटों पे बीजेपी मौजूद नहीं, जिन सीटों को बीजेपी हारी थी, उन सीटों में कैंडिडेट्स की डिक्लेरेशन 15 फरवरी तक हो जाएगा। अगर और पार्टियों का कोलैबोरेशन भी नहीं हो रहा है, कंसेंसस भी नहीं आ रहा है, वो लोग कैंडिडेट के संग आ रहे हैं और उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा एक चेहरा है लोगों के बीच में जाने के लिए, तो विपक्ष को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारी तरफ से कौन लीड करेगा। यूपी में लीड करने के लिए अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन यूपी में लीड करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, जो 6 साल से एक सरकार चला रहे हैं और जिन्होंने अभी एक अपना वादा पूरा करा है।
जिसका पूरे वर्ल्ड में जिक्र है 22 जनवरी को। और मुझे लगता है बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के एक दो वादों को अगले 1 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है उसमें जमीन पे लाने की कोशिश करेगी और पब्लिक को ये बताएगी कि जो हम कह रहे थे वो हमने डिलीवर करके दिखाया। नीतीश कुमार को जाने से ये लोग क्यों नहीं रोक पाए, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। आपके साथ के लोग अगर आपके संग नहीं रह रहे हैं और वो मुख्यमंत्री थे, अब भी वो मुख्यमंत्री हैं, उससे बड़ा तो उन्हें कोई पद मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो वापस जाने को तैयार थे। तो इसकी ग्राउंड पे वर्किंग कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी कि लोगों का आत्मविश्वास क्यों कम हो रहा है। अगर कंसेंसस ये कहता था कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर होना है, तो फिर ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे महत्वपूर्ण लोग अगर किसी का नाम आगे लाते हैं तो ये प्रदर्शित करने का तरीका है कि अंततः प्राइम मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस का ही होगा। ऐसी ही मैसेज जा रही है। ममता बनर्जी जी एक बहुत बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बहुत बड़ा जनादेश है। केजरीवाल जी इस समय 2 राज्यों में हैं, उनके पास पंजाब में बहुत बड़ा जनादेश है। आज आपने देखा होगा चंडीगढ़ से मेयर के चुनाव का रिजल्ट आया है। पहला इलेक्शन है जो इंडी अलायंस ने एक साथ लड़ा है। उनके पास वोट भी ज्यादा थे, नंबर भी ज्यादा थे, फिर भी बीजेपी का मेयर वहां जीतता है। अब इसको संवैधानिक चीजों का गलत इस्तेमाल करना कहा जा सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आ रहा है वो सबके सामने है। आप देख रहे हैं झारखंड में क्या हो रहा है, तो कॉमन पब्लिक तक जो हो रहा है वो तो दिख रहा है। विपक्ष ऐसा क्या करेगा, उसके पास अभी एक कॉमन मिनिमम एजेंडा, ये एजेंडा तो पहली मीटिंग में फाइनलाइज हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबको मालूम था इनकी नीतियां क्या है और हमें कैसे विरोध करना है। अगर इन्होंने बिहार में नौकरियां दी थी, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं 5 राज्यों के चुनाव में दिखा। मध्य प्रदेश में उसका इम्पैक्ट, या तो वो पब्लिक तक बात नहीं पहुंच पाई, वरना मध्य प्रदेश में उसका इम्पैक्ट दिखता, राजस्थान में उसका इम्पैक्ट दिखता। जैसे आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ने आए, आज तक गुजरात मॉडल का जिक्र होता है, तो हिमाचल मॉडल का क्यों नहीं जिक्र होता, यूपी मॉडल का क्यों नहीं जिक्र होता, कर्नाटका मॉडल का क्यों नहीं जिक्र होता। कहीं ना कहीं उन चीजों को वर्क करने की जरूरत है। और जब तक आप जनता के पास नहीं पहुंचेंगे, टीवी से, मीडिया से, अखबारों से चुनाव नहीं जीते जाते। जो कॉमन वोटर है उसको ये समझाना पड़ेगा। वो ये देख रहा है ना कि राम मंदिर था, राम मंदिर डिलीवर हो गया। अब उसमें कोर्ट से हुआ या कैसे हुआ, कोर्ट तो पहले भी थे, न्याय व्यवस्था तो पहले भी थी, लेकिन आपको उन डिलीवरी को क्वेश्चन करने के लिए उनसे बेटर ऑल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये अलग बात है अभी आपके पास शासन नहीं है, आप ये कह सकते हो कि हम बोल सकते हैं अभी हम उन योजनाओं को डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन वो योजनाएं तो ऐसी होनी चाहिए जो पब्लिक को अच्छी लगे। आपने देखा होगा राजस्थान के चुनाव में बहुत वायदा किया गया कि सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा, लेकिन फिर भी जनता ने उस बात को नहीं माना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये पेनिट्रेशन है कि ये लोग बोलते हैं, डिलीवरी नहीं होती। बाकी लोग शायद डिलीवरी देने में सक्षम है, क्योंकि अभी आर्थिक नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पेट्रोल डीजल के रेट में भी बदलाव आएगा। जो इंटरनेशनल मार्केट कह रहा है, ऐसे बहुत से बदलाव चुनाव के पहले आएंगे, क्योंकि भाजपा भी कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी पब्लिक तक अच्छी मैसेज पहुंचाने की। लेकिन इन डिलीवरियों को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करा जाएगा, क्या इंटरनेशनल पॉलिसी है, क्या सिनेरियो है, कैसे उसको डिलीवरी दी जाएगी। अब आप देखिए बंगाल में यात्रा चल रही है, ममता बनर्जी भी उस यात्रा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहां तो एकजुट आपको दिखना पड़ेगा, सीटों का कोलैबोरेशन बाद में है, लेकिन जनता के सामने अगर आप एक मंच पे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप न्याय यात्रा पूरे भारत में लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें इंडी गठबंधन का कोई और नेता मौजूद नहीं था जब वो न्याय यात्रा शुरू होती है। क्यों नहीं वहां पे सारे नेता एक जगह खड़े होकर उस यात्रा को लेके चलते कि ये हम भारत में बदलाव लेना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है उसका मैसेज थोड़ा सा और अच्छा जाता है। लेकिन मनीष मनीष अग्रवाल जी, एक सवाल है मेरा। जी ये मानव। यात्रा जो राहुल गांधी या कांग्रेस की अगुवाई में निकल रही है, क्या जी बेहतर ना होता कि ये यात्रा इंडिया गठबंधन के तहत निकलती, तो किसी को शायद गुरेज ना होता। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में भी यात्रा इससे पहले भी आई थी, थोड़ी 2.5 दिन के लिए थी, निमंत्रण सबको भेजा गया था, लेकिन ना अखिलेश गए ना मायावती गई, तो ममता बनर्जी क्यों जाएंगी भाई? क्षेत्रीय छत्रप उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे बड़ा विपक्ष का नेता कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों किसी ऐसी पार्टी के पीछे जाएंगे जिसकी विधानसभा में महज 2 सीटें हैं? तो क्यों उनकी अगुवाई स्वीकार करेंगे? उनका अपना जो कमिटेड वोटर है समाजवादी पार्टी का, क्या वो नाराज नहीं होगा? तो ये तो समझने बिल्कुल वाली बात है कि ये पहले ही तय होना चाहिए था कि हम एक साझा यात्रा निकालेंगे पूरे देश भर में। बिल्कुल सही मानस जी, आप जो कह रहे हैं यही डर सारे विपक्ष में रीजनल पार्टीज को है। वो नहीं चाहते कि उनका जो रीजनल वोट है वो किसी भी प्रकार कांग्रेस को ट्रांसफर हो, क्योंकि ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं
इनका गठन कांग्रेस के विरोध में ही हुआ है। ममता बनर्जी एक बेहतर कांग्रेस ही है, पहले वो कांग्रेस के ही नेत्री थी। जो उन्होंने पार्टी फॉर्म करी वो कांग्रेस का ही वोट ट्रांसफर करा के लाई है, तो उन्हें लगता है कि कहीं हम इनके संग मंच शेयर करें तो हमारे स्टेट का वोट ना शिफ्ट हो जाए और इसको कल को हमें स्टेट के चुनाव में सफर करना पड़े। यही कॉम्प्रोमाइज तो छोटे और बड़े दिल का होना है। अगर आपको भाजपा का विरोध करना है लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए, आपको छोटे ऑब्जेक्टिव को दूर करना पड़ेगा। अगर कोई भी रीजनल पार्टी अपनी स्टेट में अपने वोटर को नहीं खोना चाहेगी, जब कोई वोट चेंज ही नहीं होगा तो वो वोट ट्रांसफर कैसे होगा? आप सिर्फ कैंडिडेट दे रहे हो, यहाँ मेरा होगा वहां आपका होगा। यही चीज तो मायावती और अखिलेश के कॉम्बिनेशन में नहीं हो पाई, तभी तो मायावती जी 10 सीट जीत गई, क्योंकि उनको वोट ट्रांसफर हुआ अखिलेश यादव जी का, लेकिन मायावती के कोर वोटर ने अखिलेश यादव जी को वोट नहीं करा। इसी प्रॉब्लम के लिए ही तो अगर इंडी गठबंधन एक साथ निकलता तो शायद वो ये बदलाव लाने की कोशिश करता कि अब हम एक साथ हैं। और अगर रीजनल पार्टीज और राष्ट्रीय पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं मिलाएगी तो कभी भी वो भाजपा जैसी पार्टी का विरोध नहीं कर पाएगी। और जब ये देश का चुनाव में अच्छे रिजल्ट 24 में नहीं ला पाएंगे तो रीजनल पार्टीज और कमजोर होंगी, क्योंकि जनता ये जानती है कि हम उसका साथ देंगे जो डिलीवर भी कर रहा है और बार बार अपनी चीजों को प्रूव कर रहा है, अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर रहा है। आप देखिए भारत में और भी राज्य है, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वहां रीजनल पार्टीज बहुत ताकतवर है, लेकिन वो कभी भी देश की सरकार की पॉलिसी की नीतियों का विरोध क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम अपने प्रदेश की राजनीति में सक्षम है और हम इसी को बेहतर ढंग से चलाएंगे। आपने देखा होगा नवीन पटनायक जी, वाईएसआर जी हमेशा सेंट्रल की गवर्नमेंट के साथ चलते, उन्हें कभी कोई फंड्स का इशू नहीं होता, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि सेंट्रल से हमें फंड्स नहीं आ रहे हैं, ग्रांट्स नहीं आ रहे हैं, और वो अपने रीजन में और ज्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। तो ये वो प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग जब तक अलग हैं तभी पावरफुल है। अगर हम लोग एक साथ जुड़ेंगे, और ये चीज का कॉम्प्रोमाइज अभी होता नहीं दिख रहा। जी तमजीद साहब, देखिए जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अग्रवाल साहब, दरअसल इसी की ही जरूरत थी शायद। कोई ऐसा प्रोग्राम अभी तक आप लोग नहीं डिजाइन कर पाए कि जिसमें इंडिया गठबंधन एक साथ पूरे देश भर में मूव करता और एक मैसेज देने की कोशिश करता। लोग, राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, कोई क्षेत्रीय दल आपकी रैली में, आपकी यात्रा में क्यों आपके पीछे पीछे चलेगा, जबकि वो खुद यहां पर सबसे बड़ा लीडर है वो। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी समझने वाली बात है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल सेंस, जिसके पास थोड़ा सा भी पॉलिटिकल सेंस होगा, वो इस बात को समझ जाएगा कि अखिलेश यादव क्यों राहुल गांधी के पीछे पीछे चलेंगे। देखिए मानस जी, कांग्रेस पार्टी अपने अलाइंस पार्टनर बना रही है तो किसी को पीछे चलाने के लिए नहीं बना रही है, वो सबको साथ में लेके चलने के लिए बना रही है। और यही एक वजह थी, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, कांग्रेस इसको अपने झंडे और अपने बैनर के तले नहीं कर रही है। आप भी इस चीज को देख रहे होंगे, तो राष्ट्रीय झंडे के नीचे इस यात्रा को चलाया जा रहा है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जरूरत क्या है समय देश में। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चाह रही है कि इसकी जो भी इस समय देश की जरूरत है, देश के जितने भी अलाइंस पार्टनर है, सबको साथ में लेके हमें चलना होगा। ये कांग्रेस पार्टी समझ रही है, और हर राज्य में जहां से भी राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है वहां पे वो न्योता दे रही है कांग्रेस पार्टी सारे दलों को। वो शामिल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शामिल हो रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई शामिल हो, यार नहीं शामिल हो पा रहे हैं तो किसी वजह से, तो इस चीज को हम लोग भी समझ रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां होंगी या नहीं होगी, लेकिन मुद्दे तो स्पष्ट है। जिन मुद्दों के लिए राहुल गांधी जी सड़क पे हैं, जिन मुद्दों को लेके हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग एक साथ आए, वो मुद्दे तो हमारे स्पष्ट है कि हम 5 मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरे। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मानस जी। देखिए बहुत सारी रैलियां भाजपा भी निकालती है जिसमें उनके अलाइंस पार्टनर शामिल नहीं होते। बहुत सारे इतिहास में ऐसी रैलियां निकली जिसमें अलाइंस पार्टनर क्षेत्रीय दल कंफर्टेबल नहीं होते, वो नहीं आते। तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि वो नहीं आ रहे, वो नहीं है। बहुत सारे सुझाव हम लोगों को मिल रहे हैं, बहुत सारे मुफ्त के भी सुझाव मिल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे सुझाव भी मिल रहे हैं, तो हम लोग सब सुझावों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन हर चीज के लिए मैं देख रहा हूँ मानस जी, ये जो पार्टी बन रही है कि हर चीज के लिए आप कांग्रेस को दोषी ठहरा दो, हर चीज के लिए आप कांग्रेस की बुराइयां निकालिए, ठीक नहीं है। आप बहुत सारी चीजें देख लो। अगर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखेंगे तो आप अगर चश्मे का अगर आप वो बदल देंगे अपना साइज ऑफ दी ग्लास, तो अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी चीजें भी दिखेंगी। वाहिद ही राहुल गांधी ऐसे नेता है जो इस समय देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, वो देश के लोगों के मुद्दों की आवाज उठा के सड़कों पे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आप देखिए, एक तरह से माना जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देश की पूरी मीडिया ने उस यात्रा को बाइकआउट कर रखा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है मानस जी। आप समझिए कि विपक्ष के सबसे मजबूत आवाज, सबसे सशक्त आवाज, सबसे जानदार आवाज, और जो जनता के मुद्दों को आवाज उठाते हो, और आप देखिए उनके पीछे लाखों लाख की भीड़ चल रही है। ये बेहद गंभीर प्रश्न हम लोगों को ये भी खड़े करने पड़ेंगे कि उस यात्रा को मीडिया ने बाइकआउट कर दिया। बताइए, कभी इतिहास में आपके ऊपर ये प्रश्न नहीं उठा रहा माना जी, आपको हम लोग को मौका दे रहे हैं इन सब बातों को रखने का, लेकिन आप समझिए इस चीज को कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तमजीद अहमद साहब, ये बेहद आश्चर्यजनक है, ये बेहद आश्चर्यजनक भी है, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मीडिया में बीते 1-1.5 दशक में किस तरीके का बदलाव आया, ये इसको भी दर्शाता है कि इस देश में इतनी बड़ी यात्रा निकल रही थी, पहले भी निकली थी और दोबारा फिर निकल रही है, और उसको मीडिया में वो स्थान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि अब मीडिया में भी बहुत तरीके के परिवर्तन हो गए हैं। लेकिन एक चीज आप एक चीज बहुत बेहतर समझते होंगे कि कोई भी सियासी दल या कोई भी जन आंदोलन वो कभी मीडिया का मोहताज नहीं रहा। उसने अपनी दिशा खुद तय की, और जब वो उसका आकार बहुत बड़ा हुआ तो मीडिया को मजबूरीवश वहां पर पहुंचना पड़ा। इसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं उस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो स्पेस मिलना चाहिए था विपक्ष के इतने बड़े नेता होने के नाते, या कांग्रेस पार्टी देश के दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, उसको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं तमजीद साहब, लेकिन आपकी ही बात देखिए जी मानस जी, विपक्ष और मीडिया का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। ये तो अब ये तस्वीर बदल गई है कि मीडिया का काम ये रह गया है कि अगर सरकार के ऊपर कोई हमला हो रहा है तो उसको आके बचाना, ये काम रह गया मीडिया का। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी हम लोग निराश नहीं है मानस जी। निराश इस वजह से नहीं है, हम लोगों को पता है कि हमें अपने फिर से पॉलिटिकल, जो ओल्ड पॉलिटिकल टूल्स है जो गांधी जी ने इस्तेमाल किया था, उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। गांधी जी के वक्त भी इतने मीडिया, इतने चैनल्स तो थे नहीं जिनके भरोसे गांधी जी ने आजादी देश को दिलवाई थी। हम लोग समझ रहे हैं उन चीजों को, लेकिन हमारे लिए मुश्किल इस वक्त चुनौतियां बहुत सारी हैं, सिर्फ पॉलिटिकल चुनौतियां नहीं है। आज की डेट में अगर देखें तो इंडिया गठबंधन दल, घटक दल एक तरह से पॉलिटिकल रूप से अनाथ महसूस करता है। कोई भी, अगर आप एजेंसीज देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, सीबीआई देख लीजिए, ईडी देख लीजिए, कोई भी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पूरा टारगेट इंडिया घटक दल के नेताओं को ही कर रहा है। तो आप समझिए कि चुनौतियां कितनी मुश्किल है कि एक तरफ तो हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ तो हम लोग जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं सड़क पे, दूसरी तरफ सारी एजेंसी कांग्रेस के नेता को, आरजेडी के नेता को, सपा के नेता को रोज बुला के 8-8, 9-9 घंटा उनके साथ पूछताछ कर रही है। आप समझिए कितना मुश्किल चुनौती में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। कितना मुश्किल है कि जब जितने भी विपक्षी दल के बड़े नेता है सबको ईडी ने नोटिस देके भेज रखा हो, उसके बाद मीडिया सरकार से सवाल ना पूछ के हमसे सवाल पूछ रही है कि आपके नेता सारे भ्रष्ट है, आपके सारे नेता चोर है। सवाल समझिए जी अहमद साहब, ये एक बहस का बहुत लंबा विषय है। बस इसको मैं एक शब्द में इतना ही कहना चाहूंगा कि बाजारवाद का शिकार अब मीडिया भी हो गया है, और एक न एक दिन इसको होना ही था। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुई, अटल जी की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, और उस वक्त शायद अपेक्षा नहीं रही होगी कि एक दिन तमाम जो सेक्टर्स हैं वो सब बाजारवाद का शिकार हो जाएंगे, उसमें मीडिया भी उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल सही। तो चलिए मनोज यादव जी के पास चलते हैं। माला जी मैं इतना कह सकता हूँ कि हम लोग निराश नहीं है माला जी, हम लोग बिल्कुल निराश नहीं है, हम लोग बहुत आशावादी लोग हैं। और देखिए माला जी मैं एक बात और कह दे रहा हूँ आपसे, मैं आपसे फिर कह दे रहा हूँ। देखिए, जैसे जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा आगे बढ़ेगी, यही मीडिया को मजबूर होना पड़ेगा, दिखलाना पड़ेगा। आप कितने दिन, लाखों लाख लोग इस समय राहुल गांधी जी के पीछे चल रहे हैं, आप कितने दिन उसको बाइकआउट कर सकते हो? आज एक दिन जब आपको महसूस हो जाएगा कि नहीं यार, हमें जो है, हम तो बड़े मोमेंटम को डिरेल करने का काम कर रहे हैं, तो दिखलाना पड़ेगा। हम लोग मुतमईन है उस चीज को लेके, और ना तो हम लोग मीडिया के भरोसे राजनीति कर रहे हैं और ना तो मीडिया के जरिए राजनीति कर रहे हैं। हम लोग की तो बस कोशिश ये है कि जो भी जनता के मुद्दे, 5 इश्यूज है, मनीष जी अभी बात कर रहे थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। एक छोटी जवाब मैं दे देता हूँ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं मनीष जी, आपको 5 जो उद्देश्यों के साथ राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो मैं आपको भेज भी दूंगा। आप समझिए कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं। भाई, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, इससे बड़े मुद्दे तो इस समय देश में नहीं है। उन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन खड़ा कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा रोड मैप दे दिया। और एक बात महाराज जी, और मैं जोड़ देता हूँ, मैं खत्म करूँ 10 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र कह दीजिए या झूठ का जो पिटारा है, वो इलेक्शन के 1 दिन 2 दिन पहले खोलते हैं, आप याद होगा। कौन सा इन्होंने घोषणा पत्र जारी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और जो घोषणा पत्र भी जारी करती है वो झूठ बोलते हैं।
ठीक है, वो कवर अप हो जाता है उनका झूठ। लेकिन तंजीत सब साहब चीजों एक को बात समझना बहुत पड़ेगा देखिए, महाराज। एक बात देखिए मैं बहुत स्पष्ट तौर से बड़ी साफगोई से रखूंगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि बाजारवाद हावी हो रहा है, या मैं खुद भी स्वीकार करता हूं कि मीडिया पर बाजारवाद हावी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज जो परिस्थिति बनी अहमद साहब, उसके लिए सियासी दलों को भी अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। क्या आज राजनीति में कारपोरेट हावी नहीं है? आप बताइए मुझे, क्या इससे पहले इस देश के किसी सियासी दल को यह जरूरत पड़ती थी कि वो किसी एजेंसी को हायर करे, और हायर करने के बाद उसको करोड़ों रुपए में फीस दे करके और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से कहे कि तुम जाके झंडा पकड़ के खड़े हो जाओ और हम तुमको बताएंगे, एक फीता लटका करके हम आएंगे, एक आई कार्ड लगा होगा और हम बताएंगे कि तुम मुंह उधर खड़े हो, तुम झंडा ऐसे फहराओ, तुमको अब ये एजेंडा चलाना। तो आप भी देखिए ना कि सियासी दल भी उसी का शिकार हो रहे हैं। और रही बात मीडिया पे लगा, तो देखिए इसकी भी शुरुआत अन्ना के आंदोलन के वक्त कांग्रेस की सरकार थी। मैं तब भी मीडिया में था, एक एडवाइजरी आई थी कि आप नहीं दिखाएंगे, आप लिमिटेड दिखाएंगे, आप अत्याचार कर रहे हैं, आप जबरदस्ती दिखा रहे हैं, इसके पीछे आरएसएस है, इसके पीछे तमाम तरह की एडवाइजरी आई थी। मीडिया को क्या रोक पाए? जब अन्ना का आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि मीडिया की मजबूरी होगी इसको दिखाना, तो वो पहुंचा क्यों? क्योंकि उस वक्त भी था कि बाजार तय करेगा ना कि टीवी या अखबार का माध्यम उसको वो कितना लोकप्रिय है, उस हिसाब से उसको रेवेन्यू आता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ना मीडिया दोषी है, ना आज की व्यवस्था। ये जो सिस्टम एक चला आ रहा है, वो धीरे धीरे अपना एक विकृत रूप दिखा रहा है। अब उसको कुछ लोग सकारात्मक देखते हैं, कुछ लोग नकारात्मक देखते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें कुछ और भी बदलाव देखने को मिले, लेकिन चलिए, ये एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तंजीत साहब, किसी दिन इस मुद्दे पर भी बहस हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि कुछ उस तरीके के एक्सपर्ट्स को मुझे बुलाना पड़ेगा कि मीडिया और बाजारवाद पर भी चर्चा हो जाए। मुझे लगता है अच्छा विषय, रोचक विषय है, लोगों को पसंद भी आएगा। लेकिन चलिए मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या बेहतर नहीं होता कि कम से कम उत्तर प्रदेश में ही कोई साझा यात्रा आप लोग निकालते कि उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाता कि इंडिया गठबंधन कम से कम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है? नहीं, निश्चय ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि जब कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी तो उसमें समाजवादी पार्टी का अपना योगदान रहेगा। इस बात से किसी तरीके का कोई वो नहीं। पिछली बार आरएलडी के चीफ जो हैं जयंत चौधरी जी गए थे, जो समाजवादी पार्टी घटक दल के रूप में थे। तो अब तो हमारा गठबंधन हो गया है, तो ऐसा नहीं कि हम गठबंधन दल होने के नाते कांग्रेस के साथ नहीं है, बिल्कुल है। कांग्रेस की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी जरूर इम्प्लीमेंट करेगी उन स्टेटों में जिन स्टेटों में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना है। मैं मीडिया के बारे में सिर्फ 2 ही शब्द कहूंगा, और ना ही तो हमें कोई अपेक्षा है, ना ही कोई सरोकार है कि मीडिया हमारी खबरों को दिखाए। हमारा जिसे कहते नहीं, ऑपरेशन न करे, बस हमें हमारी खबरें दिखाए ना दिखाए, हमारा संवाद जनता से है। अब हमारे यहाँ करे आपका गठबंधन नहीं हो रहा, जैसे बीजेपी वाले अपना सब कुछ कर चुके हैं, उनका हवन मुंडन संस्कार सब हो चुका है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन क्या है ना, जिसे कहते हैं ना, गुलाम बना दिया है। कोई भी व्यक्ति हो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता है। तो ये जो एक दुर्भाग्य है इस देश का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया का, अरे हम जनता से संवाद कर रहे हैं। हमारा पीडीए की जन पंचायत प्रतिदिन चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है, हर जगह चल रही है। हमारे बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता हर लोकसभा के और विधानसभा के क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। वोट बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, चलिए हमारे इंडिया मनोज अलायंस जी, ने किया। मनोज जी, इस चर्चा को कहीं विराम देंगे, लेकिन आपकी बात को थोड़ा सा मैं और करेक्ट कर दूं। इस देश में कोई भी आंदोलन कभी मीडिया ने नहीं खड़ा किया। आंदोलन हमेशा जनता की तरफ से खड़े किए गए और मीडिया ने बाद में इसका पीछा किया। चलिए इस चर्चा को ही विराम देते हैं। मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। मनीष अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से तमजीद अहमद साहब भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।